जय हिंद बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ 10 स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, इसमें हम आज मुख्यतः पढ़ेंगे 1857 का प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम व मध्य प्रदेश, दूसरा संग्राम के प्रमुख सेनानी, तीसरा राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान जिसमें असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी और भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र और राष्ट्रीय जागरण में समाचार पत्रों की भूमिका एवं राष्ट्रीय आंदोलन के समय स्थापित विभिन्न संगठन व संस्थाएं। बच्चों देखें हम इसमें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में तैयार हो चुकी थी। अंग्रेजों की कुटिल राजनीति के विरुद्ध 1857 के पहले भी मध्य प्रदेश के कुछ राजाओं ने विद्रोह का झंडा उठाया था। इनमें से दो विद्रोह मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। सबसे पहले राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह। नरसिंहगढ़ के राजकुमार चैन सिंह को अंग्रेजों की सीहोर छावनी के पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक ने अपमानित किया। इस पर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। सीहोर के वर्तमान तहसील चौराहे पर चैन सिंह तथा अंग्रेजों के बीच सन 1824 में भीषण लड़ाई हुई। अपने मुट्ठी भर वीर साथियों सहित अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते हुए चैन सिंह सीहोर के दशहरा बाग वाले मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद दूसरा विद्रोह बुंदेला विद्रोह था। मध्य प्रदेश की धरती पर विद्रोह की दूसरी ज्वाला 1840 से 42 में धधकी, जब बुंदेलखंड में नर्मदा सागर अंचल के बुंदेला राजपूत, गोंड तथा लोधी राजाओं जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का झंडा उठाया व अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ युद्ध किया। इसमें मदनपुर के ढिल्लन शाह, हीरापुर के राजा हृदय शाह, जैतपुर के राजा परीक्षित तथा चिरगांव के जागीरदार राव वसंत सिंह एवं झीजन के दीवान बुंदेला क्रांति के नायक थे। लेकिन आपसी एकता का अभाव तथा अंग्रेजों की सैन्य शक्ति के कारण विद्रोह सफल नहीं हो सका। इसके बाद बच्चों 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें भी मध्य प्रदेश का योगदान देखने लायक है। 1857 की क्रांति में अनेक सेनानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने असंतोष को खुलकर अभिव्यक्त किया। इस संघर्ष में स्थानीय राजाओं, जागीरदारों, तालुकदारों और मालगुजारों के साथ साथ जनता ने भी भाग लिया। स्थानीय बड़ी रियासतों के असहयोग, साधनों की कमी, निम्नतर शस्त्र और बिखरी हुई ताकत के बावजूद अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ यह संघर्ष कई माह चला। आदिवासियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर जिलों में कितने ही गोंड, मालगुजारों और जागीरदारों ने विद्रोह में हिस्सा लिया। सन 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को पूर्णतया कुचल दिया था। मराठों के अधिकार वाले मध्य प्रदेश के विभिन्न भाग भी अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे। अंग्रेजों ने नए प्रकार की भूमि व्यवस्था लागू की। सिवनी, होशंगाबाद, दमोह आदि क्षेत्रों में लोगों के साथ निष्ठुरता का व्यवहार किया गया। आम जनता में भीषण असंतोष उत्पन्न हुआ। कुछ रियासतों के राजा व नवाब तो अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति रखते थे, लेकिन उनकी सेना के सिपाही क्रांति की खबर सुनकर अपने साथियों की मदद के लिए तत्पर हो उठे थे। क्रांति के प्रमुख केंद्र ग्वालियर, भोपाल, इंदौर में जिन शहरों और गांवों में क्रांति की ज्वाला तेजी से भड़की वो स्थान हैं सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नौगांव, ग्वालियर, झांसी, शिवपुरी, भोपाल, इंदौर आदि। संग्राम के प्रमुख सेनानी देखें बच्चों कौन कौन से थे। स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों से स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया। हर क्षेत्र, हर स्थान के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस राष्ट्रीय संग्राम में भाग लिया।
जिनके अमूल्य बलिदान के फलस्वरूप ही आज हम आज़ादी के माहौल में सांस ले रहे हैं। यहाँ जिन प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उल्लेख किया गया है, उनका मध्य प्रदेश के किसी न किसी स्थान से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रहने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण युद्ध को मध्य प्रदेश से लड़ते हुए अंग्रेजों को कड़ी चुनौतियां दी और पराजित भी किया। रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीरता से लड़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर किले के पास युद्ध करते हुए बाबा गंगादास के बगीचे में वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है, जो हमारे आने वाली कई पीढ़ियों को देश के लिए बलिदान करने की प्रेरणा देता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उल्लेखनीय सेनानी तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में मदद की। उन्होंने गुरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर किया। इसके बाद बच्चों कुछ अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वीरांगना रानी अवंतीबाई। मंडला जिले के वीर सेनानियों में रामगढ़ की रानी ने भी अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम तथा शौर्य का प्रदर्शन किया। सन 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र विक्रमजीत सिंह के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अंग्रेजी शासन द्वारा अयोग्य समझते हुए राज्य का शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और वहां अपना एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। रानी अवंतीबाई ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अंग्रेज अधिकारी को निकाल भगाया और शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। रानी सैनिक वस्त्र धारण कर हाथ में तलवार लेकर स्वयं अपने सैनिकों का नेतृत्व करती थी। अप्रैल 1858 को अंग्रेजों की सेना ने रामगढ़ पर दोनों ओर से आक्रमण किया। रानी ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए अंग्रेजों का सामना किया और जब वे चारों तरफ से गिर गई तो उन्होंने घोड़े से उतरकर अपने अंगरक्षक के हाथ से तलवार छीनकर उसे अपनी छाती में घोंप लिया और हंसते हंसते मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया। इसके बाद राजा बख्तावर सिंह, एक अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी प्रज्वलित होने में अमझेरा की राजा बख्तावर सिंह मालवा के पहले शासक थे जिसने कंपनी के शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया था। अंग्रेजों की सेना को राजा ने कड़ी टक्कर दी एवं अंत में अपने प्राण न्यौछावर किए। राजा शंकर सिंह और रघुनाथ शाह। 1857 की क्रांति में जबलपुर का विशिष्ट योगदान रहा। रानी दुर्गावती के वंशज एवं गौंड राजघराने के वृद्ध राजा शंकर शाह व उनके युवा पुत्र रघुनाथ शाह का बलिदान अविस्मरणीय था। इन्हें बहादुर सैनिकों तथा ठाकुरों ने मिलकर अंग्रेजी सेना के विरुद्ध बगावत करने की योजना का नेता बनाया। दुर्भाग्यवश क्रियान्वयन के पूर्व ही योजना का भंडाफोड़ हो गया और पिता पुत्र दोनों को अंग्रेजों ने तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया। इसके बाद ठाकुर रणमत सिंह 1857 में सतना जिले के मनकहरी गांव के निवासी ठाकुर रणमत सिंह ने भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ चित्रकूट के जंगल में सैन्य संगठन का कार्य कर नागौद की अंग्रेज रेसिडेंसी पर हमला कर दिया। ठाकुर रणमत सिंह ने कुछ दिन बाद नौगांव छावनी पर भी हमला किया और अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी का सफाया कर डाला। ठाकुर रणमत सिंह पर 2000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया। सन 1857 में उन्हें एक मित्र के घर से गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। दीमान देशपत बुंदेला महाराजा छत्रसाल के वंशज थे। दीमान देशपत ने 1857-58 में अंग्रेजी फौज को कड़ी चुनौतियां दी। देशपत की शक्ति इतनी बढ़ी हुई थी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 5000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। लंबे संघर्ष के बाद सन 1862 में नौगांव से कुछ मील दूर पर
वीर देशपत बुंदेला मारे गए। बड़वानी के ख्वाजा नायक और भीमा नायक, इनका भी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान रहा। देखें, मालवा और निमाड़ क्षेत्र के भील स्वतंत्रता प्रेमी थे। अंग्रेजों ने उन्हें दबाने के लिए भील कोर नाम की एक सैनिक टुकड़ी बना रखी थी। ख्वाजा और भीमा भील कोर में नायक के पद पर कार्यरत थे। इनसे परेशान होकर अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए सघन अभियान चलाया। ख्वाजा को 1860 में धोखे से मार दिया गया, जबकि भीमा नायक ने संघर्ष जारी रखा और सन 1867 में उसे भी धोखे से बंदी बना लिया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के सेवड़ा यानी दतिया के राव खलक सिंह दौआ, राघोगढ़ के दौलत सिंह, भोपाल के वारिस मोहम्मद अली खां, अम्बापानी के नवाब आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान, सोहागपुर के गरुड़ सिंह इत्यादि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। टंटिया भील जो 1857 की महासमर के नायक थे, वे निमाड़ के रहने वाले थे। टंटिया भील ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का पर्याय था। उसके साथ ही दोपिया और बिजनिया भी उसकी क्रांतिकारी गतिविधियों में सहभागी थे। वर्षों तक जनजीवन में घुले मिले रहकर गुप्त ढंग से क्रांतिकारी कार्यवाहियां करते रहकर उसने ब्रिटिश सरकार को कपा दिया था। धोखे और षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों ने टंटिया को गिरफ्तार किया और नवंबर 1886 में फांसी पर लटका दिया। भीलों के बीच आज भी टंटिया प्रेरणा स्वरूप मौजूद हैं। राष्ट्रीय आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाए थे, उसमें भी मध्य प्रदेश का बहुत योगदान रहा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन की सभी धाराएं संघर्षशील रही। यहाँ के किसानों ने लड़ाई लड़ी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह और 1942 की जन क्रांति में मध्य प्रदेश की सक्रिय भागीदारी रही। लोकमान्य तिलक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि महापुरुषों ने मध्य प्रदेश के स्वातंत्र्य समर को प्रेरित किया। मध्य प्रदेश से पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, द्वारका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास, सुभद्रा कुमारी चौहान, घनश्याम सिंह गुप्त, विष्णुदत्त शुक्ल, अवधेश प्रताप सिंह, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, श्यामलाल पांडवीय, मास्टर लाल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, बैजनाथ महोदय, कन्हैयालाल खादीवाला, दुर्गा शंकर मेहता और अन्य अनेक अग्रणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मध्य प्रदेश में यत्र तत्र सर्वत्र आज़ादी की अलख जगाई, आंदोलन का संचालन और नेतृत्व भी किया। सबसे पहले बच्चों, जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में भी मध्य प्रदेश के जनमानस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर जैसी बड़ी बड़ी रियासतों के अतिरिक्त छोटी रियासतों में भी असहयोग आंदोलन के समय बड़ा उत्साह देखा गया। इस अवसर पर गांधी जी ने छिंदवाड़ा, जबलपुर, खंडवा, सिवनी का दौरा किया। असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनता ने शराबबंदी, तिलक स्वराज फंड, विदेश वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का त्याग कर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, हथकरघा उद्योग की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अपना योगदान दिया। वकीलों ने वकालत त्याग दी। जो वकील न्यायालय जाना चाहते थे, उन्होंने गांधी टोपी पहनकर न्यायालयों में प्रवेश किया। जिला समितियों ने शासकीय आज्ञाओं की अवहेलना कर भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए। इस आंदोलन के समय सांप्रदायिक सद्भावना की अभूतपूर्व मिसाल हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिली। झंडा सत्याग्रह बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है असहयोग आंदोलन के समय की, जो जबलपुर में घटित हुई। राष्ट्रीय ध्वज किसी राष्ट्र की संप्रभुता, अस्मिता और गौरव का प्रतीक होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में चरखा युक्त तिरंगे झंडे को यह दर्जा प्राप्त रहा है। 1923 में इस ध्वज की आन बान शान को लेकर एक ऐसा प्रसंग उपस्थित हो गया जिसमें न केवल राष्ट्रीय ध्वज के प्रति संपूर्ण राष्ट्र की श्रद्धा और निष्ठा की मुखर अभिव्यक्ति हुई, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत तक को इसे मान करने पर विवश होना पड़ा। इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय को झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन की मानसिक तैयारी की पड़ताल के लिए गठित कांग्रेस की समिति जब जबलपुर आई, हकीम अजमल खां उसके नेता थे।
जबलपुर कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि खां साहब को अभिनंदन पत्र भेंट किया जाएगा और जबलपुर नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया जाएगा। यह सम्मान गोरे डिप्टी कमिश्नर को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लगा और उसे देखकर उस घटना से वह भड़क उठा। उसने पुलिस को हुक्म दिया कि तिरंगे झंडे को न केवल उतार दिया जाए बल्कि पैरों से कुचला जाए, जिसका परिणाम स्वाभाविक रूप से तीव्र जनाक्रोश के रूप में फूटा और आंदोलन आरंभ हो गया। अंग्रेज हुकूमत की अपमानजनक कार्रवाई के विरोध में पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी, नरसिंह दास अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह चौहान तथा कुछ स्वयंसेवकों ने झंडे के साथ जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। झंडा सत्याग्रहियों की पहली टोली की गिरफ्तारी के बाद दूसरे जत्थे ने, जिसमें प्रेमचंद, सीताराम जाधव आदि नेता थे, टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया। झंडा आंदोलन नागपुर तथा देश के अन्य भागों में फैला था। इसके बाद बच्चों, जब गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तब भी मध्य प्रदेश के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उस आंदोलन से संबंधित एक घटना आपके सामने है, तुरिया जंगल सत्याग्रह। 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च कर नमक सत्याग्रह किया था, तब सिवनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्गाशंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह चलाया। सिवनी से 9-10 मील दूर सरकारी जंगल चंदन बगीचा में घास काटकर यह सत्याग्रह किया जा रहा था। इसी सिलसिले में 9 अक्टूबर 1930 को सिवनी जिले के ग्राम दुरिया, जो कि सिवनी से 28 मील दूर स्थित है, में सत्याग्रह की तारीख निश्चित हुई। कुछ स्वयंसेवक घास काटकर सत्याग्रह करने गए। पुलिस दरोगा और रेंजर ने सत्याग्रहियों का समर्थन करने आए जन समुदाय के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया। सिवनी के डिप्टी कमिश्नर के इस हुक्म पर कि टीच दैम अ लेसन, पुलिस ने गोली चला दी। घटनास्थल पर ही 3 महिलाएं, गुड्डो दाई, रैनाबाई, बीमाबाई और एक पुरुष बिरजू गोंड शहीद हो गए। चारों शहीद आदिवासी थे। इन शहीदों के शव भी अंतिम संस्कार के लिए इनके परिवार वालों को नहीं दिए गए। इस घटना से मध्य प्रदेश के गिरिजन समुदाय में भी स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित होने का पुष्ट प्रमाण मिलता है। चरण पादुका गोलीकांड। बच्चों, 14 जनवरी जो हमारा एक पवित्र त्यौहार है, जिसको हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, मकर संक्रांति का पर्व छतरपुर रियासत में उर्मिल नदी के किनारे चरण पादुका एक जगह है, एक विशाल सभा का आयोजन किया। उस सभा में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। नौगांव स्थित अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट के हुक्म पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिसमें अनेक लोग मारे गए। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहे जाने वाले इस लोमहर्षक कांड में अंग्रेज सरकार ने 6 स्वतंत्रता सेनानी सेठ सुंदरलाल, धर्मदास खिरवा, चिरकू, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह को पुलिस गोली से शहीद होना स्वीकारा। अब मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख क्रांतिकारियों में बच्चों सबसे पहले नाम आता है चंद्रशेखर आज़ाद का, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भामरा गांव में हुआ था। वे 14 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन से जुड़े। गिरफ्तार होने पर अदालत में उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल खाना बताया। तभी से चंद्रशेखर के नाम के साथ आज़ाद जुड़ गया। ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का दूसरा नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। 1926 से 1931 तक लगभग हर अंग्रेज विद्रोही गतिविधियों में वे शामिल थे। झांसी और ओरछा के बीच ग्राम ढीमरपुरा के नज़दीक सातार नदी के किनारे चंद्रशेखर आज़ाद ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से ढीमरपुरा गांव के लोगों को वे दिन भर राम कथा सुनाते थे, भोजन का इंतज़ाम करते थे और वहीं से झांसी की क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते रहे। उत्तर भारत की पुलिस आज़ाद के पीछे पड़ी हुई थी। 27 फरवरी 1931 को वे जब अल्फ्रेड पार्क में, जो इलाहाबाद में है, बैठे हुए थे, दिन के 10 बज रहे थे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। आज़ाद ने पुलिस के चक्के छुड़ा दिए और जब उनकी पिस्तौल में एक गोली बची तब उसे अपनी कनपटी पर दाग कर शहीद हो गए।
स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, देश की आंखें सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के शौर्य को निहार रही थी। मध्य प्रदेश के अनेक सेनानियों ने आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित होकर राष्ट्रीय यज्ञ में अपना योगदान दिया। गांधी जी का जो अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी मध्य प्रदेश का योगदान कुछ कम नहीं आंका जा सकता। अगस्त 1942 में देश के राजनीतिक रंगमंच पर भारत छोड़ो नामक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई। 9 अगस्त को गांधी जी सहित सारे बड़े नेता बंदी बनाए जा चुके थे। ऐसी स्थिति में पंडित रविशंकर शुक्ल और द्वारका प्रसाद मिश्र सहित मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता अपने प्रदेश वापस आए और प्रत्येक नगर, तहसील और ग्राम में जनता को संगठित किया और संघर्ष का सूत्रपात किया। मंडला, सागर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर आदि स्थानों पर जनता ने शासकीय कार्यालयों पर हमला कर अभिलेखों को विनष्ट किया, रेल तार के परिवहन साधनों को छिन्न भिन्न कर दिया। खंडवा, खरगोन, नरसिंहपुर, दमोह, बालाघाट सहित स्थानों पर नागरिकों ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया। 8 अगस्त 1942 को बापू द्वारा दिया गया करो या मरो का संदेश समूचे भारतवर्ष को उद्वेलित कर रहा था। गाडरवारा के समीप ग्राम चीचली में 21 अगस्त को एक सभा हुई जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ जोशीले भाषण दिए गए। पुलिस ने नर्मदा प्रसाद और बाबूलाल को गिरफ्तार कर लिया। इससे जनता उत्तेजित हो गई और 23 अगस्त को जब भारी भीड़ चीचली ग्राम में इकट्ठी हुई थी, पुलिस ने बेरहमी से गोलीबारी की जिसमें मनशाराम और गौराबाई शहीद हो गए। 1942 में इंदौर के सराफा में सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने पहले तो लाठीचार्ज किया और जब स्वतंत्रता के अभिलाषियों का मनोबल नहीं तोड़ा जा सका तब गोलियों की बौछार की। ग्वालियर रियासत में सार्वजनिक सभा ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन कर विदिशा सम्मेलन में उत्तरदायी शासन की मांग की। भोपाल रियासत में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कर बांटा गया। इस कारण शाकिर अली खां तथा अन्य नेताओं को बंदी बनाया गया। संक्षेप में मध्य प्रदेश का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां आंदोलन न हुआ हो। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ प्रमुख केंद्र थे बच्चों, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा आदि थे। तो सबसे पहले हम इंदौर के बारे में जानते हैं। राजनीतिक चेतना का नया दौर इंदौर में 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुआ। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर में हुआ। कांग्रेस की शाखा की स्थापना इंदौर में सन 1920 में हुई। इंदौर में स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का खूब प्रचार हुआ। सन 1942 के आंदोलन में भी इंदौर की जनता ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। 1947 में इंदौर में उत्तरदायी शासन कायम हुआ। उज्जैन में सार्वजनिक सभा की स्थापना में त्र्यंबक दामोदर पुस्तके का प्रमुख योगदान रहा। भोपाल, मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली ने विदेशों में रहकर स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया। काबुल में स्थापित की गई भारत की अंतरिम सरकार में उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सन 1934 में भोपाल में राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। इसी वर्ष शाकिर अली खान ने सुबह वतन उर्दू साप्ताहिक और भोपाल राज्य की हिंदू महासभा ने प्रजा पुकार हिंदी साप्ताहिक निकाले। विंध्य क्षेत्र में रीवा राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे आगे रहा। इलाहाबाद के निकट होने के कारण यहाँ आंदोलन की लहर शीघ्रता से पहुंची। सन 1943 में राज्य प्रजामंडल का गठन हुआ और छतरपुर में कार्यालय की स्थापना की गई। राजा से उत्तरदायी शासन की मांग की गई। यह मांग 1947 में और तीव्र हो गई। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात विंध्य क्षेत्र की रियासतों ने केंद्रीय सरकार में विलीन होने के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए। ग्वालियर रियासत भिंड से मंदसौर तक फैली हुई थी। यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की आग फैल गई। सन 1930 में ग्वालियर में विदेशी वस्त्र बहिष्कार संस्था बनाई गई। सन 1940 में ग्वालियर राज्य का शिवपुरी शहर कांग्रेस का केंद्र बन गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रहों के लिए शिवपुरी के विश्वनाथ गुप्ता को 2 वर्ष की सजा काटनी पड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन के समय मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसी थी?
मध्य प्रांत में वर्तमान महाराष्ट्र के अनेक जिले सम्मिलित थे और इसकी राजधानी नागपुर थी। ब्रिटिश शासन के अधीन इन क्षेत्रों में जनता अत्यधिक कष्ट में थी और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद इन स्थानों पर इसकी शाखाओं की स्थापना हुई। अतः राष्ट्रीय आंदोलन में इन स्थानों पर अधिक सक्रियता दिखाई दी। राष्ट्रीय जागरण में समाचार पत्रों की भूमिका क्या थी उसके बारे में हम जानते हैं। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया उसमें मुख्य थे कर्मवीर, अंकुश, सुबोध सिंधु, न्याय सुधा, आर्य वैभव, प्रजामंडल पत्रिका, सरस्वती विलास, साप्ताहिक आवाज, सुबह वतन आदि। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन के समय कुछ संगठन एवं संस्थाओं की भी स्थापना मध्य प्रदेश में हुई, जिसमें गुरुकुल, हिंदुस्तानी सेवा दल, चरखा संघ, ग्वालियर राज्य सेवा संघ, हरिजन सेवक संघ, लोक सेवा संघ, ग्राम सेवा कुटीर, सेवा समिति, सेवा मंडल, ज्ञान प्रकाश मंडल, ये विभिन्न शहरों में स्थापित हुए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अनेक राजनीतिक दलों एवं समाजसेवी संस्थाओं का गठन हुआ, जिनकी रीति नीति कांग्रेस से पृथक थी, परंतु आंदोलन में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश की जनता ने जो योगदान दिया था वो अविस्मरणीय रहेगा। बच्चों, अब हम पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।